स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। पिछले क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे उस पर चर्चा किया था। आज हम रजिया और बलबन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रजिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपने किस उत्तराधिकारी का नाम चांदी के टके पर अंकित करवाया था? ऑप्शन है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, नसरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका उत्तर होगा रजिया। इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया का नाम चांदी के टके पर अंकित करवाया था। दूसरा प्रश्न है, रजिया ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार गद्दी प्राप्त करने के लिए क्या किया था? यानी इल्तुतमिश ने जो वसीयत किया था रजिया के नाम से, तो उसमें रजिया का नाम था, तो रजिया ने उस वसीयत को के अनुसार गद्दी प्राप्त करने के लिए क्या किया था? क्योंकि आसानी से तो वो पद मिलने वाला नहीं था। तो विकल्प हैं, विद्रोह किया था, शत्रुओं पर आक्रमण किया था, मस्जिद में लाल वस्त्र पहनकर अपील किया था, या फिर इनमें से कोई विकल्प नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्जिद में लाल वस्त्र पहनकर अपील किया था। उसने दिल्ली की जनता से कि उसको वसीयत में इल्तुतमिश ने उसको शासक नियुक्त किया है, बनाया है, लेकिन उसे शासक बनने नहीं दिया जा रहा है। तो दिल्ली की जनता ने उसका रजिया का सपोर्ट किया और रजिया सुल्तान बन गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूपी पीसीएस में एक बार काफी पहले आया था, जब उन दिनों ऑब्जेक्टिव पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो ये प्रश्न आया था उस समय, काफी जो है चर्चा में ये प्रश्न था। तो इसके विकल्प में लाल वस्त्र, नीला वस्त्र, हरा वस्त्र, इस तरीके के काला वस्त्र विकल्प दिए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मस्जिद में, दिल्ली की मस्जिद में लाल वस्त्र पहनकर लोगों से अपील किया था। अगला प्रश्न है, रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? विकल्प हैं अमीर आखूर, सरे जहांदार, अमीर शिकार, अमीर कोही। तो इसका आंसर है अमीर आखूर। ऐसा माना भी जाता है, इतिहासकारों का कहना भी है कि इसके साथ जो है जमालुद्दीन याकूत के साथ उसका प्रेम संबंध भी था। अब कितना सच है, अभी तो इतिहास की बात है। अगला प्रश्न है, रजिया के पतन का सर्वप्रमुख कारण था, यानी रजिया का जो पतन हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? रजिया की कार्यप्रणाली, रजिया की सैन्य दुर्बलता, रजिया की कठोर नीति, या फिर उसका स्त्री होना एवं गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा उसका स्त्री होना एवं गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा। तो रजिया के पतन में उसका स्त्री होना और जो 40 गुलाम सरदार थे उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से रजिया का जो है पतन हुआ। उस समय के जो गुलाम सरदार या पुरुष मानसिकता थी वो रजिया को कहीं से भी जो है शासक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके सामने उसके आदेश को मानना, उसके सामने झुकना उनको स्वीकार नहीं था। तो उसका स्त्री होना उसके पतन का एक कारण बना, और साथ ही जो तुर्की गुलाम सरदार थे उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से रजिया का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम नाइब के पद पर नियुक्त किया गया। विकल्प हैं एतगीन, कबीर खां, कुतुबुद्दीन आसन, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एतगीन। एतगीन को ही सर्वप्रथम नाइब के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो विकल्प है मथुरा, दिल्ली, कैथल, आगरा। तो इसका आंसर है कैथल। कैथल ये हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, रजिया ने भारत में कितने वर्ष शासन किया? यानी रजिया जब शासिका बन गई थी तो कितने वर्ष तक शासन किया उसने, कितने समय तक शासन किया? तो विकल्प है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 5 माह, 6 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अब हम देखेंगे बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और उनके क्या हल हो सकते हैं। सबसे पहले, शासक बनने से पहले बलबन ने किन महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था? विकल्प हैं अमीर शिकार, अमीर हाजिब, अमीर आखूर या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। बलबन शासक बनने से पहले नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इन सभी पदों पर विद्यमान था। दूसरा प्रश्न है, गद्दी पर बैठने के बाद बलबन की पहली आवश्यकता थी। विकल्प हैं तुर्की सरदारों की शक्ति को नष्ट करना, सुल्तान के पद के प्रति सम्मान जगाना, नवजात तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा या फिर डी विकल्प उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में सुल्तान पद की गरिमा बहुत ही गिर चुकी थी और तुर्की जो 40 सरदारों का गुट था, जिसे तुर्काने चहलगनी कहा जाता था, वो बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। तो बलबन जब शासक बना तो उसके समय ये कई चुनौतियां थी। तो एक तो ये था कि तुर्की सरदार, वो जो 40 सरदारों का गुट था, उनकी शक्ति को नष्ट करना था। सुल्तान का जो पद की गरिमा गिर गई थी, उसको जो है सम्मान उस पर जगाना था, उसकी गरिमा को स्थापित करना था। नवजात तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय मंगोलों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, तो उस मंगोल आक्रमण से जो नया अभी दिल्ली सल्तनत में तुर्की साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसकी सुरक्षा करना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम राजत्व के दैवी सिद्धांत का पालन किया? विकल्प है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, आराम शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन का राजत्व का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध हुआ था और बलबन ही दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजत्व के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चौथा प्रश्न है, बलबन के राजत्व सिद्धांत का आधार क्या था? ऑप्शंस हैं राजत्व के दैवी सिद्धांत में विश्वास करना, सुल्तान की निरंकुशता में विश्वास, सी है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। बलबन का राजत्व सिद्धांत में दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था बलबन, और सुल्तान की निरंकुशता में विश्वास करता था। वह मानता था कि सुल्तान पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आंसर इसके सही होंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बलबन ने अपने आप को किस वंश से संबंधित बताया था? ऑप्शन है इलबरी वंश, कुतुबी वंश, अफरासियाब वंश, शमसी वंश। तो बलबन अपने आप को ईरान का एक प्रसिद्ध वंश था, अफरासियाब वंश। तो बलबन अपने आप को उसी अफरासियाब वंश से संबंधित बताता है कि हम उसी के वंशज हैं, ताकि वो अपने आप को उच्च कुल का जो है साबित कर सके और सरदारों में जो प्रतिस्पर्धा की भावना थी वो अपने को उनसे श्रेष्ठ साबित कर सके। फिर छठा प्रश्न है, सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस को दरबार में किसने लागू किया? तो विकल्प हैं इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस को लागू किया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सिजदा का अर्थ होता है झुककर सलाम करना, सुल्तान का को अभिवादन करना, और पैबोस का अर्थ है कि सुल्तान के जो है कदमों को चूमना।
तो इस चीज को सिजदा और पैबोस को दरबार में बलबन ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, राजपद की मर्यादा के लिए बलबन ने कौन सी पद्धति को अपनाया था? यानी राजपद की गरिमा को स्थापित करने के लिए बलबन ने कौन कौन सी चीजें अपनाई थी? तो विकल्प है सिजदा व पैबोस, आतंक की नीति, नवरोज उत्सव। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। उसने सिजदा और पैबोस को भी लागू किया था, आतंक की नीति जो कि फेमस है उसकी रक्त और लौह की नीति, और नवरोज उत्सव को भी उसने मनाना प्रारंभ किया था। इसके द्वारा वह राजपद की गरिमा को स्थापित करना चाहता था। तो इस तरीके से इसका विकल्प हो जाएगा डी, तीनों। ये जितने भी प्रश्न हैं लगभग 7 के 7 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको इसको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है, 40 अमीरों के दमन के लिए बलबन ने किस नीति का सहारा लिया? विकल्प हैं विनम्रता की नीति, कठोरता की नीति, देश निकाले की नीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोरता की नीति। इल्तुतमिश के समय में जो 40 अमीरों का गुट बना हुआ था जिसे तुर्काने चिहलगानी कहा गया था, उसका नाश करने के लिए, दमन करने के लिए बलबन ने ही उसका दमन किया था, तुर्काने चिहलगानी का नष्ट किया था। तो उसके दमन के लिए उसने कठोरता की नीति अपनाई थी बलबन ने। अगला प्रश्न है, मलिक बलबन ने किस अमीर को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया? विकल्प है मलिक बकबक, मलिक हैबत खां, शेर खां, अमीन खां। इसका आंसर है मलिक बकबक। बलबन ने मलिक बकबक को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। अगला प्रश्न है, बलबन ने सैन्य व्यवस्था हेतु इमादुल मुल्क को नियुक्त किया था, किस पद पर नियुक्त किया था? तो विकल्प है दीवाने फरीद, दीवाने अर्ज, दीवाने कोही, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दीवाने अर्ज। बलबन ने सैन्य व्यवस्था के लिए इमादुल मुल्क को दीवाने अर्ज के पद पर नियुक्त किया था, सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न है, जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की सिराएं क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। ये किसका कथन है? विकल्प है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका आंसर है बलबन। बलबन ने ही यह कथन कहा था कि जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी सिराएं जो है क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं और मेरा हाथ तलवार की मूठ पर पहुंच जाता है, यानी उसको मारने के लिए इतना ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। तो इसका आंसर बलबन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवातियों के दमन के लिए बलबन ने क्या प्रयास किए थे? विकल्प है जंगलों को कटवाया, किलों का निर्माण करवाया, अफगान सैनिकों की नियुक्ति, या फिर डी विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जंगलों को भी कटवाया था उसने, किलों का निर्माण करवाया था और अफगान सैनिकों की उस क्षेत्र में नियुक्ति भी किया था। ये मेवाती दिल्ली के आसपास वाले इलाके में थे और बहुत ही आतंक मचा रखा था। तो लोगों का उधर से आना जाना मुश्किल हो गया था। तो उधर जंगल भी थे, तो इसीलिए उसने जंगलों को कटवाया और उस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए उसने किलों का भी निर्माण करवाया और उनमें जो है अफगान सैनिकों की नियुक्ति भी करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बलबन के शासनकाल में बंगाल में तातार खां के स्थान पर किसे बंगाल का इक्तादार नियुक्त किया गया? विकल्प है निजामुद्दीन, तुगरिल बेग, अली मर्दान, अरसला खां। तो तुगरिल बेग इसका आंसर है। बलबन ने तातार खां के स्थान पर तुगरिल बेग को बंगाल का इक्तादार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, शेर खां को बलबन ने मरवाया था, कैसे मरवाया था? विष देकर, मंगोलों द्वारा, धोखा देकर, या फिर शराब पिलाकर? तो इसका आंसर होगा विष देकर। बलबन ने शेर खां को विष देकर मरवाया था। नेक्स्ट है,
शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु किस अभियान में हुई थी? ऑप्शन है राजपूतों के विरुद्ध अभियान में, मंगोल अभियान में, बीमारी से हिंदू विद्रोहियों के विरुद्ध दमन के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोल अभियान में। शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु मंगोल अभियान के दौरान हुई थी। उत्तर पश्चिम पे की जिम्मेदारी इसी को दी गई थी और इसकी मृत्यु से बलबन बहुत दुखी भी हुआ था। उस समय उसको दरबार में ही सूचित किया गया था। उसने तो कुछ उस समय दुख नहीं व्यक्त किया, लेकिन बाद में वो कमरे में जाके फूट-फूट कर रोया था और इसे ही बलबन का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा था। अगला प्रश्न है, बलबन का संप्रभुता का सिद्धांत सम्मान, शक्ति और न्याय पर आधारित था, ऐसा किसने कहा? किस इतिहासकार ने ऐसा कहा? विकल्प हैं आरपी त्रिपाठी, प्रोफेसर हबीबुल्लाह, डॉक्टर एबी पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी ने ही बलबन के संप्रभुता का सिद्धांत जो था वो सम्मान, शक्ति और न्याय पर आधारित था, ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, कैकवाद पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? विकल्प है फखरुद्दीन, निजामुद्दीन, बुगरा खां, मोहम्मद। तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन। निजामुद्दीन का बुगरा खां पर बहुत अधिक प्रभाव था। तो कैकवाद पर बहुत अधिक प्रभाव था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो विकल्प है चांद बीबी, रजिया, नूरजहां, दुर्गावती। इसका आंसर है रजिया। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को दरबार में प्रारंभ करवाया? विकल्प है इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है बलबन। बलबन ने ही फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को दरबार में प्रारंभ करवाया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? विकल्प है कैकुबाद, शमसुद्दीन क्यूमर्स, बलबन, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका आंसर है शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। थैंक यू फॉर